we have derived the expression for torque on a point mass. Tau is equal to I alpha. ये अभी अभी हम लोग ने ऐसे डिराइव किया. So this was for a point mass. ये किसके लिए है? This expression is torque on a point mass. अब point mass न होके अगर हमारे पास पूरा एक बॉडी रहे, एक रिजिड बॉडी रहे, सपोज ये रिजिड बॉडी है, पूरा बॉडी है, मेड अप ऑफ मेनी मेनी पॉइंट मासेस, तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी? दैट इज व्हाट वी विल स्टडी नाउ. देखो यही एक्सप्रेशन आएगा और ऐसे ही आएगा, यही एक्सप्रेशन आएगा एंड बाय द सेम स्टेप्स आएगा. सिर्फ वहां पे हम लोग को पॉइंट मास m ना लेके वी हैव टू फाइंड टॉर्क ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट मास. देखो व्हाट इज द आइडिया. हम लोग ने जो पॉइंट मास के लिए निकाला टॉर्क इज आई अल्फा, ऐसा ही करना है हम लोग को. किसके लिए? रिजिड बॉडी के लिए. लेकिन सिर्फ क्या फर्क होगा? वी विल फाइंड टॉर्क ऑन मास m1. एक पॉइंट मास, एक रिजिड बॉडी लिया, उसमें एक पॉइंट मास m1 माना, उस पे टॉर्क का एक्सप्रेशन निकाला. tau1 इज इक्वल टू I1 इंटू अल्फा. सेम डेरिवेशन, सेम स्टेप्स करके. फिर दूसरा मास लेंगे m2, उस पे एक्सप्रेशन निकलेगा tau2 इज इक्वल टू I2 इंटू अल्फा. सिमिलरली थर्ड मास m3, उस पे कितना आएगा? tau3 इज इक्वल टू I3 इंटू अल्फा. सिमिलरली nth मास पे एक्सप्रेशन क्या आएगा? tau n इज इक्वल टू In इंटू अल्फा. एंड देन वी विल सम कर लेंगे हम लोग. टोटल टॉर्क इज tau1 प्लस tau2 प्लस tau3 and so on, and we will get the final expression for torque which is I alpha. ऐसा ही करेंगे. तो सेम स्टेप्स करना है और ऐसे ही हम लोग निकालेंगे. So let us start with the derivation of expression for torque on a rigid body. So let us start. तो मैंने पहले एक rigid body बनाएगा, उस पे then I will mark masses m1, m2, m3 and so on. So let us make a rigid body of any shape. एक कोई भी rigid body ले लेते हैं किसी भी शेप का. तो सपोज एक rigid body है हमारे पास यहां पे, कोई भी शेप, सर्कल बनाओ, जैसा भी बनाना है, बट दिस इज अ 3D बॉडी, ऐसा 2D बॉडी नहीं है. दिस इज अ 3 डायमेंशनल बॉडी. और इस 3 डायमेंशनल बॉडी पे लेट अस कंसीडर मासेस m1, m2, m3 एंड सो ऑन, mn तक, m1, m2, m3, mn तक. सो टॉर्क ऑन m1, ये क्या है हम लोग का? टॉर्क ऑन m1, टॉर्क ऑन m1. तो उसको हम लोग ने क्या सिंबल यूज किया? tau1 इज इक्वल टू क्या आएगा? r1 क्रॉस f1. ऐसा आएगा कि टॉर्क का फॉर्मूला r क्रॉस f, r1 क्रॉस f1. सपोज द एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड f वेक्टर इज 90 डिग्री, तो rf sin 90, sin 90 मतलब 1. तो tau1 का वैल्यू कितना आएगा? टॉर्क ऑन मास m1, r1 f1. तो r1 मान लो, सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन? m1 मास का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. m1 मास का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r1 वेक्टर. और इस पे फोर्स कितना लग रहा है? मान लो इस पे फोर्स लग रहा है F1. कितना फोर्स है? F1. ओके, तो हम लोग का एक्सप्रेशन क्या आएगा? टॉर्क R1 F1. अब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, लेकिन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, m1 इंटू a1. ये कैसे आया? बाय यूजिंग F1 इज इक्वल टू m1 a1. फिर उसके बाद R1 इंटू m1 r1 अल्फा. अब ये क्यों हो गया? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r अल्फा, एक्सेलरेशन इज r अल्फा. अब देखो, जब ये बॉडी घूमेगा तो इसका कुछ तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा, लाइक दिस. सपोज ये हम लोग का रिजिड बॉडी है और इसको मैंने घुमाया विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है? अल्फा. अब जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हर पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा. देखो, एक्सेलरेशन ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी डिफरेंट, बट
acceleration of each and every point on the body will be different, but angular acceleration will of the body will be same. ऐसा क्यों होगा? तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो पंखे का एग्जांपल लिया. मैंने क्या लिया? पंखे का एग्जांपल लिया. मान लो मैंने यहाँ पे पंखा बनाया. सपोज आई मेक अ फैन. ये फैन का हम लोग का 3 ब्लेड वाला फैन है, समझ लिया. 3 ब्लेड, ब्लेड 1, ब्लेड 2, ब्लेड 3. ये हम लोग का पंखा है. अब पंखा अगर मान लो घूम रहा है, पंखा क्या कर रहा है? घूम रहा है विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. पंखे का कुछ तो एंगुलर वेलोसिटी है, लेट अस से ओमेगा. तो व्हाट कैन यू से अबाउट द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट्स ऑन द फैन? ये फैन पे अगर मैंने अलग अलग पॉइंट्स लिया, सपोज एक पॉइंट मैंने लिया सेंटर पे या एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, पॉइंट नंबर 1. तो यहां पे इस पॉइंट का वेलोसिटी v1 कितना होगा? यहां पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का वेलोसिटी v2 कितना होगा? v3 इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा? तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा. v इज इक्वल टू आर ओमेगा. फॉर पॉइंट 1 रेडियस इज 0, एक्सिस ऑफ रोटेशन. पॉइंट 1 एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई कर रहा है. पॉइंट 1 इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है, इसीलिए उसका रेडियस कितना है? 0. और एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा? ओमेगा. एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर फैन. एंगुलर वेलोसिटी तो पूरे फैन का होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज कांस्टेंट. तो v इज इक्वल टू 0 ओमेगा व्हिच इज 0. तो फर्स्ट पॉइंट का वेलोसिटी है 0. इसीलिए पंखे को, अगर पंखा धीरे धीरे चल रहा है और हम लोग अगर मान लो ऐसा मार्कर ऐसे रखा है इधर, तो उस केस में वो मार्कर आगे पीछे नहीं होगा, नॉर्मली वही रहेगा. अगर धीरे चल रहा है तो डोंट डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम और एनीवेयर. बट if you consider a very slow moving fan and if you place this marker at the center, and in that case what you will see, वो ज्यादा इधर उधर नहीं जाएगा मार्कर. जबकि अगर एंड पॉइंट पे मार्कर रखेंगे, मार्कर कट जाएगा, ऐसा होता है. तो एंड पॉइंट का वेलोसिटी बहुत हाई है. सपोज वी कंसीडर दिस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट v3. तो v3 क्या है? r इंटू ओमेगा. v3 क्या है? r इंटू ओमेगा. एंड r इज बिगेस्ट. r कैसा होगा? रेडियस सबसे ज्यादा है थर्ड पॉइंट के लिए. इस ये पॉइंट सबसे दूर है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन सबसे ज्यादा है v3 के लिए. तो v3 विल बी r into ओमेगा एंड दिस विल बी हाईएस्ट वेलोसिटी. व्हाट यू सी, सेंटर पॉइंट पे 0 वेलोसिटी, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो पॉइंट है उस पे 0 वेलोसिटी. फिर थोड़ा दूर जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा, फिर एक्सट्रीम पे जाएंगे तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगा. तो वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज डिफरेंट. सिमिलरली अगर ये फैन का एक्सेलरेशन होता, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो अल्फा रिमेन्स कांस्टेंट, बट एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, a1, a2, a3, ये जो वैल्यूज है ये अलग अलग आएगा. ये वैल्यूज अलग अलग आएगा. एक्सेलरेशन a1 इज इक्वल टू r1 इंटू अल्फा, एक्सेलरेशन a2 इज r2 इंटू अल्फा, एक्सेलरेशन a3 इज r3 इंटू अल्फा. ऐसे हम लोग का एक्सेलरेशन आएगा. तो एक्सेलरेशन a1, a2, a3 हम लोग निकालेंगे. a1 का वैल्यू r1 अल्फा, a2 का वैल्यू r2 अल्फा, a3 का वैल्यू r3 अल्फा. तो सपोज हम लोग ने एक मास m1 कंसीडर किया, तो उसका एक्सेलरेशन a1 इज r1 अल्फा. एक मास m2 कंसीडर किया, उसका एक्सेलरेशन a2 इज r2 अल्फा. एक मास m3 कंसीडर किया, पॉइंट मास, जैसे इस बॉडी पे मैंने बनाया ना, ये m1 मास का एक्सेलरेशन कितना है? a1 व्हिच इज r1 into अल्फा. अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रिजिड बॉडी. A2 is what? A2 is the angular acceleration of m2 mass. So let us do that derivation now. तो मैंने यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना रखा है? R1 into alpha, as I have explained you. A1 का वैल्यू कितना है? R1 into alpha. So let me write that acceleration A1 is equal to R1 into alpha. Angular acceleration remains constant. फिर ये एक्सप्रेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो दिस बिकम्स m1 r1 स्क्वायर अल्फा. तो दिस इज टॉर्क ऑन पॉइंट मास m1. टॉर्क ऑन पॉइंट मास m1. अब ये जो टर्म है इसको हम लोग बोल देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज I इज इक्वल टू mr स्क्वायर. फॉर्मूला है कि नहीं? I इज इक्वल टू mr स्क्वायर. तो m1 r1 स्क्वायर को मैंने क्या बोला? I1. तो I1 इंटू अल्फा. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन बॉडी, टॉर्क ऑन पॉइंट मास 1. तो वैसे ही सिमिलरली tau 2 is equal to I2 into alpha,
tau 3 is equal to I3 into alpha, tau n is equal to In into alpha. Total torque on body, torque on rigid body, total torque on rigid body, पूरा बॉडी पे टॉर्क कितना होगा? So this will be the sum of the torques. Sum of the torques कौन सा? tau 1 plus tau 2 plus tau 3 and so on, tau n तक. Okay, so let us substitute the values. tau 1 का वैल्यू कितना है? I1 into alpha. tau 2 का वैल्यू I2 into alpha. tau 3 का वैल्यू I3 into alpha. tau n का वैल्यू In into alpha. Let us take this alpha common. तो I1 plus I2 plus I3 dot 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 In into alpha. तो ये हम लोग का टोटल टॉर्क का वैल्यू है. अब I1 plus I2 plus I3 dot 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 In, इसको मैंने क्या बोला? I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी. तो ये क्या हो जाएगा? I into alpha. So हम लोग का टॉर्क का फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया? I into alpha. So this is the final expression for torque on a rigid body. तो torque on a rigid body कितना आया? I alpha. Angular acceleration of the body is constant. The linear acceleration, the tangential acceleration of each and every point will be different. देखो m2 मास के लिए क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा r2 और फोर्स होगा f2, like this. तो ये डेरिवेशन ऐसे ही रहेगा. अब इसके बाद ये एक्सप्रेशन डिराइव करने के बाद अब लोग नेक्स्ट एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं विच इज फॉर एंगुलर मोमेंटम. अब हम लोग किसका डेरिवेशन करेंगे? एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी. एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी समझने से पहले मैं रेड कलर से यहाँ पे लिख देता हूं. एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोग ने क्या किया था? एल सिंबल था. दिस इज आर क्रॉस पी, याद है. अब अगर आर और पी वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो आरपी साइन 90, साइन 90 कितना होगा? 1, तो आरपी हो जाएगा. अभी P का वैल्यू कितना है? mv. P का वैल्यू कितना है? mv. अभी V को मैंने क्या रखा? r ओमेगा. V इज इक्वल टू r ओमेगा. इसकी एक्सप्रेशन V इज इक्वल टू r ओमेगा. तो हम लोग का क्या आया? L इज इक्वल टू m r स्क्वायर ओमेगा. अब m r स्क्वायर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो L इज इक्वल टू I ओमेगा. ऐसा एक्सप्रेशन आएगा कि नहीं? तो यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू I ओमेगा. बट ये हम लोग ने पॉइंट मास के लिए निकाला. पॉइंट मास के लिए निकाला कि नहीं हम लोग ने? अब पॉइंट मास के बदले रिजिड बॉडी के लिए निकालना है. तो रिजिड बॉडी के लिए वी विल अगेन कंसीडर रिजिड बॉडी, बट इस बार हम लोग एक्सेलरेट नहीं करेंगे उसको. वो रिजिड बॉडी को एक्सेलरेट नहीं करेंगे. इस बार हम लोग उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से घुमाएंगे. कैसे घुमाएंगे? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ वी विल रोटेट इट विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो लेट अस स्टार्ट. तो यहां पे बॉडी वैसा ही रहेगा, m1 m2 m3 पॉइंट मासेस रहेगा, बट एंगुलर वेलोसिटी बॉडी का कितना है? ओमेगा. ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी. तो ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी. ओके, तो ओमेगा. अभी एंगुलर मोमेंटम ऑन m1, L ऑन m1, तो क्या एक्सप्रेशन है? L1 इज इक्वल टू r1 क्रॉस p1. तो R1 इंटू P1. ओके, साइन 90 मान लिया, एंगल 90 माना मैंने बिटवीन R वेक्टर एंड P वेक्टर. वी विल कंसीडर द एंगल एज 90 डिग्री. तो R1 P1. अब R1 P1 ये हम लोग का एक्सप्रेशन आ गया फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑन मास m1. ओके, अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू वेलोसिटी. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू वेलोसिटी. तो इसीलिए momentum P1 is equal to m1 into velocity of point mass m1 which is v1. okay, फिर एंगुलर मोमेंटम का और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? इधर v को लिखेंगे हम लोग क्या? r ओमेगा. v को क्या लिखेंगे? r ओमेगा. तो v1 हो जाएगा r1 इंटू ओमेगा. तो यहां पे क्या हो जाएगा? r1 इंटू ओमेगा. v1 को लिखा r1 इंटू ओमेगा. v1 इज r1 इंटू ओमेगा. अभी m1 r1 स्क्वायर हम लोग ने साथ साथ ले लिया. यहां पे सिर्फ क्या आएगा? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ये हम लोग का L1 का वैल्यू है. ओके, अब m1 r1 स्क्वायर फिर से क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा? L1 इज इक्वल टू I1 इंटू ओमेगा. फिर सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास
point mass m2 will be I2 into omega. Angular momentum of nth mass will be in into omega. In into omega. Total angular momentum of rigid body will be L is equal to L1 plus L2 plus L3 dot Ln. ओके, तो L का वैल्यू कितना है? L इज इक्वल टू I1 इंटू ओमेगा प्लस I2 इंटू ओमेगा प्लस I3 इंटू ओमेगा प्लस IN इंटू ओमेगा, और फाइनली ओमेगा कॉमन निकाल लेंगे एंड I ओमेगा विल बी आवर फाइनल आंसर. Okay, so this is how we derive the expression for angular momentum. Let me repeat once again. देखो फिर से हम लोग ने रिजिड बॉडी लिया, पर इस बार रिजिड बॉडी को हम लोग ने एक्सेलरेट नहीं किया, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं दिया. इस बार हम लोग ने उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में घुमाया. तो एंगुलर वेलोसिटी मैंने माना ओमेगा विच इज कांस्टेंट. तो एंगुलर मोमेंटम L1 ऑफ मास M1 कितना होगा? R1 क्रॉस P1. R1 क्रॉस P1. ओके, तो R1 क्रॉस P1. P1 इज P इज मोमेंटम. P क्या है? मोमेंटम. लिखा है ना यहाँ पे, देखो मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. तो R1 क्रॉस P1, और सपोज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर, बिकॉज ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना, रेडियस वेक्टर ऐसा है और टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे है. देखो अगर मैं मार्कर से दिखाऊं तो लेट अस आई शो इट बाय टू कलर्स. सपोज दिस इज रेडियस वेक्टर बाय रेड मार्कर and suppose this is tangential velocity. Tangential velocity मतलब momentum, velocity blue marker के along है और momentum भी blue marker के along है. तो momentum P1 and radius vector R1 they are perpendicular. इसलिए angle कितना है? 90. तो sin 90 becomes 1. तो R1 P1. ओके, चाहिए तो लिख दो, यहाँ पे चाहिए तो R1 P1 sin 90. This is R1 P1. Sin 90 is 1. तो R1 P1 आ गया. अभी मोमेंटम को मैंने क्या लिखा? मास इनटू वेलोसिटी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. P इज इक्वल टू mv. सो P1 इज इक्वल टू m1 v1. फिर v1 को मैंने क्या लिखा? R1 इनटू ओमेगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. v इज r ओमेगा, तो v1 इज इक्वल टू R1 इनटू ओमेगा. ओके, फिर m1 R1 स्क्वायर, इसको मैंने अलग लिखा, ओमेगा को अलग लिखा. अब mr स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? यूज I इज इक्वल टू mr स्क्वायर. तो I1 इज इक्वल टू m1 इंटू R1 स्क्वायर. तो I1 लिख दिया इसको. M1 R1 स्क्वायर को मैंने क्या लिखा? I1. तो L1 इज I1 इंटू ओमेगा. फिर वैसे ही पॉइंट मास 2 के लिए L2 इज I2 इंटू ओमेगा. पॉइंट मास 3 के लिए L3 इज इक्वल टू I3 इंटू ओमेगा. एंड पॉइंट मास n के लिए Ln इज In इंटू ओमेगा. तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑन रिजिड बॉडी L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 Ln. अब L1 का वैल्यू मैंने पुट किया. L1 का वैल्यू क्या है? I1 ओमेगा. L2 का वैल्यू क्या है? I2 ओमेगा. L3 का वैल्यू क्या है? I3 ओमेगा एंड सो ऑन In ओमेगा तक. फिर ओमेगा कांस्टेंट बाहर निकाला मैंने, ओमेगा कांस्टेंट बाहर, और बाकी सब टर्म्स हम लोग का ब्रैकेट में I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट 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 In. तो ये हम लोग का I1 प्लस I2 प्लस I3, दिस इज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियास ऑफ द पॉइंट मासेस. एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो स्केलर क्वांटिटी नहीं तो डायरेक्ट एडिशन क्या देगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी विच इज I. तो L इज इक्वल टू I ओमेगा. यही फॉर्मूला हम लोग प्रूव करना चाह रहे थे. ये पॉइंट मास के लिए था, हम लोग ने ये रिजिड बॉडी के लिए निकाला. एज सिंपल एज दैट. नाउ यू विल हैव अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे मन में कि रिजिड बॉडी है तो हमें डीएम मास लेना चाहिए कि नहीं. तो डीएम मास लेंगे तो इंटीग्रेशन से भी वही आंसर आएगा. अगर डीएम मास लेंगे तो वी विल हैव टू यूज इंटीग्रेशन. अब इंटीग्रेशन का जो प्रूफ है एक्चुअली वही करना चाहिए, लेकिन हम लोग के टेक्स्ट बुक और स्टैंडर्ड बुक्स में इस डेरिवेशन में इंटीग्रेशन नहीं किया हुआ है. हेंस आई हैव प्रीफर्ड दिस प्रूफ हियर. तो इंटीग्रेशन से भी यही प्रूफ आ सकता है, बट टेक्स्ट बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स में वी आर गिवन दिस प्रूफ, हेंस आई एम प्रीफरिंग दिस प्रूफ.